पश्चिम बंगाल का ढर्रा सुधर नहीं रहा। जिस राजनीतिक संस्कृति के विरोध में वामपंथी सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी सड़क पर उतरी थी किसी दौर में, ज्योति बाबू और बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार के खिलाफ, आज ममता बनर्जी के शासन में भी स्थितियां वहीं की वही बमबाजी, छुराबाजी, गोली, तमंचा, रक्तपात, लूटपाट, सरकारी वाहनों में आगजनी और अंततः मतपत्रों की लूट। यही समस्या तो ज्योति बसु के समय में थी, बुद्धदेव के समय में थी। और कहा जाता था कि भाई वामपंथी मोर्चे ने पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए साइंटिफिक रिगिंग का तरीका इवॉल्व कर लिया है, यह शब्द आया था। और ममता बनर्जी उसके खिलाफ सबसे मुखर आवाज में मोर्चा लेती थी, कलकत्ता में भी और दिल्ली में भी। वो उन चित्रों की प्रदर्शनी लगाती थी दिल्ली के मावलंकर हॉल में जहां राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हिंसा हुई, और हम लोगों से कहती थी कि आइए फोटोग्राफर को भी लाइए, कुछ छापिए ताकि देश जाने। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। और आज हम देख रहे हैं कि पंचायत के चुनाव में 1980 जैसा दृश्य बंगाल में आज भी है, 2023 में भी। 18 में जब पंचायत का चुनाव हुआ था बंगाल में 2018 में, तब भी ममता जी थी और तब भी हिंसा हुई थी। और आज 23 में हुआ, तब भी ममता जी हैं और फिर भी हिंसा हुई। तर्क दिया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के ज्यादा लोग मारे गए इस राजनीतिक हिंसा में। मैं कहता हूं कि तृणमूल के मारे जाएं, चाहे भाजपा के, चाहे कांग्रेस के, चाहे वामपंथियों के, सवाल तो सरकार से ही पूछा जाएगा। एक भी जान अगर जाए चुनाव के समय या सामान्य समय में, तब भी कटघरे में तो सरकार और शासन ही खड़ा होगा। क्या तृणमूल के लोग मारे गए इसलिए ममता बनर्जी के शासन पर सवाल नहीं उठाए? बोले भाई वो तो घर का मामला, ऐसा नहीं हो सकता ना। हत्या हत्या है, वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता की हो, और अगर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है चुनाव के दौरान, इसका मतलब वहां लोकतंत्र के फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे, तय है। और ये आरोप मैंने लगा रहा, ये आरोप ममता जी लगाती थी वामपंथी दलों की सरकार के समय, और वही आज उनके समय में लग रहा है। कांग्रेस भी वही कह रही जो ममता जी को राष्ट्रीय फलक पर अपने साथ लेकर चलने की इच्छुक है, गठबंधन बनाना चाहती है। वो पार्टी भी कह रही है कि ऐसे ही चुनाव होंगे तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे अधीर रंजन मोर्चा खोले हुए हैं वहां कलकत्ता में, भारतीय जनता पार्टी मोर्चा खोले हुए है। तो बड़ा प्रश्न ये कि क्या पश्चिम बंगाल में ऐसी क्या समस्या है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य राजनीतिक हिंसा से मुक्त हो गए, वहां चुनाव की व्यवस्था पाक साफ हो गई। उत्तर प्रदेश ने तो पंचायत से लेके और नगर निगम तक हिंसा मुक्त निर्वाचन करा के एक नजीर रख दी। बंगाल की कुल आबादी है 10 करोड़ और उत्तर प्रदेश की कुल आबादी है 25 करोड़, सोच लीजिए, 2.5 गुना ज्यादा। उसके बावजूद भी अभी स्थानीय निकाय का निर्वाचन हुआ, चुनाव हुआ, कहीं कोई हत्या नहीं, कहीं बम नहीं चले, कहीं आगजनी नहीं हुई, कहीं लूटपाट मतपत्रों की नहीं हुई कि कोई ईवीएम लेके भाग जाए, या जहां मत बैलेट से चुनाव हो रहा था कोई बैलेट बॉक्स लेके भाग जाए, कहीं नहीं। बंगाल में सुधार क्यों नहीं हो रहा? जो सिलसिला सिद्धार्थ शंकर रे के समय से चला, कांग्रेस की हुकूमत के समय से बंगाल में, वो फिर और परवान चढ़ा वामपंथी मोर्चे की सरकार में, ज्योति बाबू के समय में, बुद्धदेव भट्टाचार्य के समय में, और वो दृश्य ममता बनर्जी के शासनकाल में और फैल रहा है। ये जो बंगाल की देह में जो इन्फेक्शन है
इसके लिए कोई एंटीबायोटिक क्यों नहीं बनी अभी तक? बंगाल में राजनीतिक काम करना जोखिम भरा क्यों है? बंगाल में चुनाव लड़ना और चुनाव में भाग लेना, प्रचार करने की प्रक्रिया इतनी जोखिम भरी क्यों है? किसी पार्टी का आदमी मरे, लेकिन तय बात इतनी सी है, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बलि होती है बंगाल में हर चुनाव में, वो पंचायत का हो, स्थानीय निकाय का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो। और यह दृश्य केवल बंगाल का ही है। एक समय था जब बिहार राजनीतिक हिंसा के लिए सर्वाधिक बदनाम था, और खासतौर पर चुनाव के समय में। आज बिहार में भी शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं अपेक्षाकृत, लेकिन बंगाल में सुधार नहीं हो रहा। ऐसे में अगर ममता बनर्जी इस तर्क के सहारे अपने को बरी करने की कोशिश करेंगी कि हमारी पार्टी के लोग मारे गए, तो यह तर्क स्वीकार्य नहीं हो सकता। बंगाल में मतपत्र लूटे गए, बंगाल में बमबाजी हुई, बंगाल में बम बनाने के कारखाने हैं, इन तथ्यों से इनकार नहीं हो सकता। 2018 में पंचायत का चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में, तो 10-12 लोग मारे गए थे चुनाव के दौरान, राजनीतिक कार्यकर्ता। और जब 23 में चुनाव हुआ इस बार, तो वो आंकड़ा लगभग 3 गुने से ज्यादा हो गया। कहा जा रहा है कि 37 से ज्यादा लोगों की जान गई राजनीतिक हिंसा में इस चुनाव के दौरान। यानी बंगाल में राजनीतिक हिंसा की प्रक्रिया दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। यह संकट का कारण है। ममता बनर्जी का पूरा राजनीतिक करियर इसी बात पर केंद्रित रहा कि ज्योति बसु के नेतृत्व वाली सरकार और उसके बाद बुद्धदेव बाबू की सरकार राज्य में राजनीतिक हिंसा कर रही है, राजनीतिक कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और इसी के लिए बंगाल ने उनको वोट दिया कि भाई ये संस्कृति ममता ही खत्म कर सकती है। 18 में 12 मारे गए पंचायत के चुनाव में, तो इस बार आंकड़ा आ रहा है कि 37 से ज्यादा मार दिए गए। मतलब तरक्की जारी है। ये तर्क बहुत कमजोर और लचर है। किसी पार्टी का आदमी मारा जाए, आदमी तो बंगाल का है, और उसकी जान की हिफाजत ममता बनर्जी नहीं लेंगी तो कौन लेंगे? क्या वासुदेव आचार्य आके लेंगे? कौन जिम्मेदारी लेगा? यह तर्क ठीक नहीं। इस तर्क का मैं प्रतिरोध करता हूं। यह तर्क लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं हो सकता कि हमारे मरे तुम्हें क्या। यह नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? चुनाव में हिंसा ही क्यों हो? बिहार में हिंसा मुक्त चुनाव हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता है? बंगाल में पुराने आंकड़े मत बताइए हमको, पुराने आंकड़े मत बताइए। बुद्धदेव और नहीं, अभी रुकना होगा जिशान। बुद्धदेव और ज्योति बसु के शासन में हिंसा हुई, इसीलिए जनता ने ममता बनर्जी को वोट दिया था, इसीलिए दिया था वोट। ये बात 12 मरे थे 18 में जब चुनाव हुआ पंचायत का, और 37 से ज्यादा मर गए 23 में। यानी 3 गुने से ज्यादा की तरक्की है राजनीतिक हिंसा में चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में। अधीर रंजन चौधरी वहां क्या कह रहे हैं आप सुन ही रहे हैं, खड़गे साहब क्या कह रहे हैं आप सुन ही रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा, किसी पार्टी का आदमी मरा तो बंगाल का नागरिक, देश का नागरिक ना। पहली चीज तो ये सबको जानकारी होनी चाहिए, जिनको है अच्छी बात, जिनको नहीं उनको भी हो जाए। पैरामिलिट्री फोर्स किसी भी स्टेट में लैंड कराया जा सकता है क्या? लैंड कराने के बाद वो सुओ मोटो अपनी तैनाती नहीं कर सकता, ये संविधान इजाजत नहीं देता ना। उसकी तैनाती राज्य ही करेगा। अयोध्या के समय इस पर बहुत बहस हो चुकी और बड़े बड़े विद्वान इस पर जिरह कर चुके, सुप्रीम कोर्ट तक मसला गया था। ठीक, बीएसएफ ने कहा कि जहां हमारी तैनाती की गई वहां हिंसा नहीं हुई, वहां कोई नहीं मरा। जहां तैनाती नहीं की गई वहां का राज्य की पुलिस जाने। एक दूसरी बात मैं कहता हूं, 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश अगर बिना रक्तपात के निर्वाचन करा सकता है,
तो 10 करोड़ की आबादी वाला पश्चिम बंगाल क्यों नहीं करा सकता, जबकि वहां की सरकार ही केवल इसी नाम पर आई थी कि राजनीतिक हिंसा जो लेफ्ट वाले करा रहे हैं उससे ममता जी मुक्ति दिलाएंगी। मेरी घड़ी की सुई एक ही जगह टिकी है। अगर भाजपा, मैं कपिल श्रीवास्तव की बात मान लेता हूं एक क्षण के लिए, अशोक जी फिर आप बोलिएगा, एक क्षण के लिए मान लेता हूं ताकि विषय साफ रहे कि भाजपा के लोगों ने उत्पात किया, चलो मान ली बात, तो उत्पात कैसे हुआ आपके रिजीम में, तब भी जिम्मेदारी है आपकी। अरे भाई राम मरा तो भी जिम्मेदारी है, रहीम मरा तो भी आप ही की जिम्मेदारी है, हुकूमत है आप। इसी बात के खिलाफ तो आप कलकत्ता में हंगामा करते थे जब ज्योति बसु थे, जब बुद्धदेव थे। आप लोगों ने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो जब ममता जी यहां मावलंकर हॉल में फोटो प्रदर्शनी लगाती थी तो जाता था उनके आग्रह पर, कवर करता था, उसको छापता था। वो कहती थी भाई मदद करो, ये लेफ्ट वाले रक्तपात कर रहे। हमको वो दृश्य याद है, कंधे पर झोला, हवाई चप्पल, आईना साके। इसलिए ये तर्क नहीं चलेगा ना। अभी मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 20 लोग मारे जाएं और बीजेपी ये कहे तो सारे बीजेपी के हैं, सपा को इसमें बोलने का अधिकार नहीं, ये कोई तर्क है? नहीं, ये तर्क नहीं चलेगा। राज्य की जिम्मेदारी है, और निर्वाचन में जब बिहार में, उत्तर प्रदेश में हिंसा नहीं हो रही तो बंगाल में क्यों नहीं रुकी? अशोक पांडे जी, बात समझ नहीं आई मेरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की निगरानी में चुनाव हो। उसने कहा कि वहां लोग नामांकन नहीं कर पा रहे हैं, अंधेरगर्दी है, वहां पर लॉलेसनेस है, इसलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां हो। पैरामिलिट्री फोर्सेस जहाज से वहां लैंड कर गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 37 लोग मार दिए गए। उनकी जाति कुछ हो, धर्म कुछ हो, पार्टी कुछ हो, मेरे लिए मतलब नहीं। और लोग बक्सा लेके भाग गए वोट का। बम चले, डंडा नहीं चला, केवल पत्थर नहीं चला, बम चले, ग्रेनेड चले। क्या दृश्य है? बात वही घूम कर आती है, कोई मरे कोई मारे, पहली और आखिरी जिम्मेदारी हुकूमत की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है। इससे कोई कैसे भाग सकता है? जब आप सरकार में आते हैं तो मानकर चलिए कि जिम्मेदारी आपके सिर आएगी। तब ये नहीं चलेगा कि भाजपा वालों ने कर दिया, सीपीएम। अब आपकी पार्टी ने एक तर्क पेश कर दिया, बोले भाजपा, कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम ये मिलके हिंसा करा रहे हैं, मतलब सबको लपेट दिया, यानी केवल टीएमसी चुनाव लड़े राज्य में। क्योंकि बाकी कोई पर्चा भरेगा तो आप कहोगे ये लोग हिंसा करा रहे मिलके। ऐसा तो नहीं हो सकता तो केवल टीएमसी चुनाव लड़ेगी। जी, टीएमसी कैसे कैसे तर्क दे रहे, मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूं। करीब 0 क्राइम नहीं होता, मालूम है भैया, लेकिन 37 लोग पंचायत के चुनाव में देश में कहीं नहीं मर रहे। गजब करते हो। खैर मुन्ना खान, मेरा प्रश्न ये, टीएमसी ने ऑफिशियली कहा कांग्रेस, भाजपा और सीपीएम ने मिलकर हिंसा की। आपको और भाजपा को और सीपीएम को एक ही नाव पे चढ़ा दिया ममता जी ने। कपिल श्रीवास्तव, एक सैद्धांतिक प्रश्न खड़ा होता है। जो लोग मेरे साथ बहस में आते रहे मित्र लोग, वो जानते हैं मैंने इस थ्योरी को हमेशा बहुत क्रोध के साथ खारिज किया, सामान्य रूप से नहीं, कि कोई भी सरकार ये कहे कि रामलाल की साजिश है, श्यामलाल की साजिश है, गुड्डू की साजिश है, पप्पू की साजिश है, तो आपको भजन करने के लिए सरकार में बैठाला था। ये क्या मतलब है कि कांग्रेस वालों ने मुर्शिदाबाद में साजिश कर दी, सीपीएम ने फलानी जगह साजिश कर दी और भाजपा वालों ने फलानी जगह साजिश कर दी, तो आपको सत्संग करने के लिए बैठाला था सरकार में? ये सरकारों का ये कौन सा तरीका है बात करने का? भाई कपिल श्रीवास्तव, फिर तो लोकतंत्र में ये जिम्मेदारी का सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा अगर हम विपक्ष के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल देंगे। अच्छा मान लीजिए, हम ये मान लें कि सारे भाजपा, सीपीआई और सीपीएम और कांग्रेस ने हिंसा की अकॉर्डिंग टू ममता जी और उनकी पार्टी, तो इनके सबके स्टेट के टॉप लीडर्स को आपने तत्काल गिरफ्तार करके जेल क्यों नहीं भेज दिया? कपिल जी, लॉजिकल बात है कि नहीं, या तर्कपूर्ण बात है ये कि नहीं? समाजवादी पार्टी को का स्वर ये है, उसको अफसोस इस बात का है कि लोकतंत्र को और सख्ती से नहीं कुचल रही ममता बनर्जी। अब बताइए,
उत्तर प्रदेश की एक विषय आया, अशोक पांडे जवाब देंगे। पांडे एक बार रुकिए, मैं एक बात याद दिला दूं ताकि तथ्य दुरुस्त रहे। तथ्य में बेईमानी मेरे शो में नहीं हो सकती। निकाय का चुनाव हुआ, पुरानी बात छोड़ो, जितने भी लोग थे सपा के प्रचारक, सबने रोड शो किया, सबने जुलूस निकाला, सबने रैली की। कहां किसकी सभा में गोली चली, कहां बम चला? नहीं चला ना। अखिलेश यादव ने रोड शो किए, रैली निकली, शिवपाल जी गए, रामगोपाल जी गए, डिंपल जी ने प्रचार किया, सबने किया जितने थे नेता। कैसी बात कर रहे हो? बम, ये बमों का दृश्य है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि बम क्या होता है? 37 लोग मारे गए, आप उसको सरलीकरण कर देना चाहते हैं? नहीं, ये नहीं। अशोक पांडे जी, मसला ये कि कोई सरकार हो, अगर चुनाव में लोगों की आहुतियां, ये प्रक्रिया भारत ने बड़ी मुश्किल से छोड़ पाया था। बहुत प्रयास करके शेषन जी के समय में ऐसी व्यवस्था बनी कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये रक्तपात की घटना चुनाव से हटी। ये बहुत मुश्किल से हासिल हुई थी ये चीज, लेकिन पूरे देश में सुधार हो गया, पश्चिम बंगाल में सुधार नहीं हुआ। सिद्धार्थ शंकर रे के समय में जैसे मरते थे वैसे ज्योति बसु के समय में मरे, ज्योति बसु के समय में जैसे मरे वैसे बुद्धदेव के समय में, और जैसे बुद्धदेव और ज्योति बसु के समय में मरे लोग हिंसा में, वैसे ही ममता बनर्जी के समय में। मैं तो कहता हूं किसी पार्टी ने हत्या की और किसी की हत्या हुई, तब भी जिम्मेदारी सरकार की। एक चीज तो ये नोट कर लो सब लोग, ठीक, सब लोग नोट कर लो। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में की बात कपीश भाई ने की है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में प्रचार के दौरान कितने राजनीतिक लोग मारे गए, कितनी जगह बमबाजी हुई, यह आंकड़ा तो फिर देना चाहिए ना। नहीं, तथ्य तो पवित्र रखो। क्या अखिलेश यादव जी को हाउस अरेस्ट किया गया? क्या रामगोपाल जी हाउस अरेस्ट हुए? क्या डिंपल जी हाउस अरेस्ट थी? क्या शिवपाल जी हाउस अरेस्ट थे? गजब करते हो भाई, सत्य तो बोलो यार सब लोग। इस आधार पर पश्चिम बंगाल को बरी कर दें, बोले 37 मर गया कोई बात नहीं। नहीं भाई, मैं नहीं कह सकता 37 मर गया कोई बात नहीं। मुश्किल ये है, भारत की राजनीति का सबसे खराब पक्ष ये है कि हम बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होते हैं। हमको ये तो गोधरा याद रहता है और उसमें हम मेंशन करते अल्पसंख्यक, ठीक है करिए, लेकिन ये नहीं मेंशन करते कि उससे पहले साबरमती एक्सप्रेस के 2 कोच ते बाहर से पेट्रोल डालकर, माचिस डालकर जला दिए गए, 57 लोग भस्मीभूत हो गए अंदर मर के। ये मुंह से नहीं बोलेंगे, वोट खराब हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता मर जाएगी, मुसलमान नाराज हो जाएगा, अल्पसंख्यक राजनीति पलट जाएगी। इसी के चलते समाजवादी पार्टी की ये स्थिति हुई है, इसीलिए ये स्थिति हुई। आपको एक वर्ग की ही चिंता है, दूसरे वर्ग की चिंता नहीं। मुन्ना खान साहब, मसला ये कि देश भर के में चुनाव में हिंसा होती थी शेषन साहब के पहले, ठीक। जब शेषन साहब चुनाव आयुक्त बने, मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के, तो बदलाव शुरू हुआ और उस बदलाव ने ये स्थिति पैदा कर दी कि चुनाव 90% तक हिंसा मुक्त हो गए। क्या पहले कोई जनादेश, हम तो 35 साल के खुद ही जानते, कोई जनादेश रक्त में नहा के ही निकलता था, उससे पहले नहीं निकलता था। क्या वो स्थिति बंद होगी? बंगाल में ये स्थिति सिद्धार्थ शंकर रे से और ममता बनर्जी तक आज तक क्यों नहीं बदल पाई? 55 साल से ज्यादा हो गया वक्त। एक रेट आया चुनाव के दौरान वीडियो के साथ, ऐसा नहीं कि किसी ने फेक कर, वीडियो के साथ आया कि भाई 500 रुपए में बम, 1000 रुपए में और प्रभावशाली बम जिससे और ज्यादा बड़ा नुकसान हो, और 1000-1500 में ग्रेनेड 2000 में, ठीक। और वो सारा डिस्क्रिप्शन भी आया, उसमें बम दिखाए भी गए कि भाई इसको ऐसे पिन खींच के दांत से फेंकना है, इससे इतने लोग मर सकते हो। ये मतलब एक इंडस्ट्री खुल गई क्या वहां? इस बिल्कुल व्यवस्थित इंडस्ट्री खुल गई बम की। बोले जी कच्चा माल यहां से आता है, पक्का माल वहां जाता है, इसको सप्लाई उसको सप्लाई, आज ऑर्डर दे जाओ 2 दिन में सप्लाई हो जाएगी। मतलब ये आज के दौर में ये स्थिति है। ये हम लोग 20-30 साल पहले के भारत में देखते थे। एक तर्क जीशान ने दिया कि भाई गैस के दाम बढ़े,
पेट्रोल के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, गैस के दाम बढ़े, इस तर्क से ये 37 लोगों की राजनीतिक हत्या जस्टिफाई हो जाएगी क्या अशोक पांडे जी? नहीं मतलब पेट्रोल के दाम बढ़े इसलिए 37 मर गए, मार देंगे हम? पांड्या बहुत वैलिड सवाल खड़ा होता है। अगर सरकार ये कह रही, पार्टी नहीं, अगर सरकार ये कह रही राज्य की कि भाई फलाने ने ये ट्वीट किया इसलिए हिंसा हो गई, ढिकाने ने ऐसा बोला, उसने ऐसी बाइट दी इसलिए हो गई, तो बोलने के बाद चुप नहीं हो जाने चाहिए सरकार को? सरकार जिनको मानती है कि इनके चलते 37 लोग मारे गए हिंसा में, उनको तो उठा के अब तक जेल भेज देना चाहिए था। नहीं, अरेस्ट किया गया है वर्कर्स को। अरे वर्कर नहीं पूछ रहा हूं मैं, रुकिए, मैं वर्कर की बात ही नहीं कर रहा। आपने कहा शुभेंदु ने ट्वीट किया, आपने कहा मोहम्मद सलीम ने ट्वीट किया, इसके चलते हिंसा हो गई, तो इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कभी जी मसला ये, मैं कहां ये कह रहा हूं कि चिंटू पिंटू को गिरफ्तार किया नहीं किया, इससे मेरी रुचि नहीं। अगर आप ये मान रहे हो कि शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा फैलवाई, आप मान रहे हो मोहम्मद सलीम ने हिंसा फैलाई, आप मान रहे हो अधीर रंजन ने हिंसा फैलाई, तो इनको गिरफ्तार करके जेल क्यों नहीं भेज दिया? कपिल श्रीवास्तव, ये तो नहीं चलेगा। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा कब? ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ और बोलोगे और काम कुछ और करोगे। समाजवादी पार्टी असल में कहना ये चाह रही है कि एफआईआर दर्ज नहीं करनी, गजब करते हो। इसीलिए समाजवादी पार्टी का वोट बैंक छिटक जाता है। अभी रुकना होगा कपिश भाई, रुकना होगा। मुन्ना खान साहब, मैं तो एक ही बात जानता हूं, जो सरकार ये कहे कि रामलाल श्यामलाल मोतीलाल ने हिंसा फैलाई, वो ये बोलने से पहले, बाइट देने से पहले रामलाल श्यामलाल मोतीलाल को जेल क्यों नहीं भेज दे? और जेल नहीं भेजो, कपिल श्रीवास्तव की भी बात मान लो, वो आजकल आज पता नहीं क्यों गोल गोल जलेबी सी बना रहे हैं, वो भी हम मान लें जलेबी भी, तो भी एफआईआर तो दर्ज हो जाती शुभेंदु के खिलाफ, एफआईआर दर्ज हो जाती हानन मुल्ला के खिलाफ, एफआईआर दर्ज हो जाती मोहम्मद सलीम के खिलाफ, एफआईआर दर्ज हो जाती अधीर रंजन के खिलाफ। जब आप उन्हीं को दोषी बता रहे हो 37 मौतों का, क्या रे रुको कपिल बाबू, रुको अभी। मुन्ना खान सर, मेरा प्रश्न ये, अगर वही दोषी हैं तो उनको क्यों नहीं दंडित किया जा रहा है? केवल बाइट देने के लिए है मामला? मुन्ना खान साहब, टीएमसी कह रही है कि एनआईए क्या कर रही है, एनआईए मूंगफली खा रही है बैठ के, कहने का आशय उनका ये है। क्या अब केंद्र सरकार में आपकी सरकार है, क्या अब आप ये एश्योर करेंगे कि एनआईए पश्चिम बंगाल में सक्रिय होगी? क्योंकि जिस ढंग के दृश्य आए हैं, कट्टा तमंचा नहीं, बम और ग्रेनेड खुलेआम बेचने वाला, मैं तो सोच रहा था ये पीओके का वीडियो है क्या? बाजार लग गया इसका, बम और ग्रेनेड का, और खुलेआम बिक रहा। आपकी पार्टी कह रही है सीपीएम, बीजेपी एंड कांग्रेस तीनों को एक ही नाव पर बैठाल दे रही है। ऐसा कभी किसी राज्य में मैंने नहीं सुना कि सारी अपने अलावा सारी पार्टियों को कोई सत्तारूढ़ पार्टी एक नाव पर बैठाल दे और कहे ये सब मिलके हमारे खिलाफ हंगामा कर रहे हैं। नहीं, इसमें ये केवल आप ममता जी कर सकती हैं। उन्हें बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम तीनों एक साथ खड़ी कर दी। मेरे ख्याल से ये भारत का पहला राज्य है जहां भाजपा और कांग्रेस और सीपीएम एक नाव में बैठाल दिए। अन्यथा ऐसा किसी ने आज तक नहीं कहा कि ये तीनों एक साथ हैं किसी भी राज्य में। किसी भी सत्तारूढ़ दल को ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे मुख्यमंत्री के खिलाफ को सब लोग निशाने पर रखते। मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा जाता है भाई, नहीं, सरकार के खिलाफ तो चुनाव लड़ा जाएगा, तो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री निशाने पर रहेगा। ये कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री ठंडे ठंडे में रहे? नहीं, तो चुनाव काहे का होगा? और हर दल मुख्यमंत्री के खिलाफ आक्रमण करेगा। ये तो लोकतंत्र का बेसिक फैक्ट वो है, फंडामेंटल। भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम अर्ध सत्य या झूठ, पूर्ण सत्य नहीं, अनुकूल सत्य तक भी नहीं जाते, अर्ध सत्य या झूठ पे खेल बदलेबाजी करना चाहते हैं। यूनियन कार्बाइड से गैस रिसाव के बाद एक रात में 20,000 लोग मर गए। उसके मालिक मुख्तार को कौन गया था एयरपोर्ट जहाज पर बैठाल के छोड़ने? फिर वो कभी लौट के नहीं आया। एंडरसन, उनसे इस्तीफा मांगा? नहीं। आपका समीकरण है तो नहीं मांगेंगे। 84 में देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत विभत्स किस्म का दृश्य आया, जिंदा जला दिए गए लोग। आप अलायंस बनाने में हो इसलिए इस्तीफा नहीं मांगोगे। ये सब नहीं चलेगा। बात करो तो फिर अपना नुकसान करके भी सत्य के साथ खड़े होने का साहस रखो, अन्यथा फिर ये थितरई है। खैर, अब आते हैं पश्चिम बंगाल पर।
ममता जी से मेरा सबसे ज्यादा सवाल इसलिए, राजनीतिक छोड़िए, मैंने एक पत्रकार के नाते ममता बनर्जी के दिल्ली के संघर्ष को व्यक्तिगत तौर पर देखा। मैंने ममता जी को लोकसभा में स्ट्रेचर पर आते देखा। मैंने, ठीक, नरसिंह राव की सरकार का वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोट देने आई थी, ठीक, ज्योति बाबू की सरकार की पुलिस ने उनको चौराहे पर गिरा के इतना मारा था, मरणासन हो गई थी। इसलिए मुझे उम्मीद थी कि ममता जब आएंगी तो ममता होगी। पश्चिम बंगाल से राजनीतिक हिंसा, मैं वो नहीं कह रहा हूं कि जमीन के झगड़े में आदमी एक दूसरे का कत्ल कर दे तो मैं ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगू ना। जो बात जीशान कह रहे ठीक है, अपराध रहेंगे, जीरो क्राइम कभी कहीं नहीं संभव, ठीक है, लेकिन राजनीतिक हिंसा मंजूर नहीं। इस ढंग से इसी के खिलाफ ममता बनर्जी लड़ी थी, और तब लड़ी थी जब मेरे ख्याल से जीशान पैदा नहीं हुए होंगे। इसी के खिलाफ तो लड़ी थी। इन्होंने नहीं देखा, मैंने देखा है, इन्होंने किताब में पढ़ा, गूगल में पढ़ा, मैंने तो देखा। ममता बनर्जी मेरे कंधे पे हाथ रख के एक एक फोटो दिखाती थी, कहती देखो ये पैर काट दिया, ये हाथ काट दिया। हम लोग लिखते थे क्योंकि हम उस तर्क के साथ खड़े, तब ज्योति बाबू के समय में भी नहीं हुए तो आज ममता के समय में भी नहीं होंगे। लिख लो, चाहे अटारी खड़े होकर चिल्लाओ, चाहे कुछ करो। तब यही बात जो आज टीएमसी कह रही है, यही बात हमसे सीपीएम कहती थी। सोमनाथ चटर्जी यही बात कहते थे, सीपीआई के इंद्रजीत गुप्ता यही बात कहते थे, कह रहे ममता यूं ही चिल्ला रही है, ये सब लोग तो यही कराते हैं, कांग्रेसी करा रहे हैं सब हिंसा, यही भोड़ी बात तब वो कहते थे। मैंने तब उनकी नहीं मानी, आज टीएमसी की भी नहीं मानूंगा, बुरा लगे तो और अच्छा लगे तो नहीं, क्योंकि फिर मैं अनैतिक हो जाऊंगा। तब फिर मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, सीपीएम सीपीआई की, फॉरवर्ड ब्लॉक की, नहीं मानी मैंने कहा नहीं, ये आपका पाप है, आप शासन में हैं और लोग मारे जा रहे हैं राजनीतिक कारणों से। ममता बनर्जी इस अपराध से मुक्त नहीं हो सकती, जैसे ज्योति बसु मुक्त नहीं हुए कभी। अच्छे मुख्यमंत्री रहे होंगे, बड़े नेता रहे होंगे, लेकिन यह पक्ष उनका स्याह था। उनके शासनकाल में ऐसी व्यवस्था हो गई। यह शब्द किसने दिया था? साइंटिफिक रिगिंग। ज्योति बाबू के विरोधियों ने दिया था ना, कहा वहां को जीतने। और दूसरी बात मैं कहूंगा, यह दंभ की भाषा मत बोलो। यह दंभ की भाषा ब्रिटेन बोलता था कि मेरे राज्य में सूरज नहीं डूबता। आज ब्रिटेन की स्थिति यह हो गई कि कुछ पूछो नहीं, क्या सूरज तो छोड़ो, अब सब डूब रहा है। यही दंभ की भाषा कांग्रेस बोला करती थी कि ग्राम प्रधान से लेके और प्रधानमंत्री तक कांग्रेस, सारे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है, ये नारा था। कहां है? यही बात लेफ्ट पार्टीज बोलती थी कि बंगाल भूल जाओ, बंगाल भूल जाओ। क्या हुआ? ममता ने कब्जा किया। अब यही बात ममता बनर्जी की पार्टी बोल रही है। ये ठीक नहीं, ये दंभ ठीक नहीं। लोकतंत्र में कोई अमर होकर नहीं आया मित्र। भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा हुआ वोट ये बताता है कि राजनीतिक हिंसा क्यों हुई। क्या ये सच नहीं कि 4 दिन के भीतर नॉमिनेशन हुए थे, उससे पहले नॉमिनेशन नहीं होने दिए गए? क्या सच नहीं है? गोली चल रही है, बम चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि फेयर इलेक्शन हो रहा है। भाजपा क्या करी छोड़िए, कांग्रेस क्या करी छोड़िए, ये आपके खिलाफ चुनाव लड़ते। सुप्रीम कोर्ट चुनाव लड़ रहा था आपके खिलाफ, नहीं ना? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? जब पैरामिलिट्री फोर्स का ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस दिन क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बिना चुनाव लोकतांत्रिक नहीं हो सकते। कहा था कि नहीं कहा था? सुप्रीम कोर्ट का नाम मोहम्मद सलीम है, सुप्रीम कोर्ट का नाम शुभेंदु अधिकारी है क्या? और फिर गोल गोल बात क्यों कर रहे हैं भाई सीपीएम वाले, टीएमसी वाले? आपको लगता है शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा भड़काई, जेल भेजिए उनको? हम आपका साहस तो देखें, आपका पराक्रम तो समझ में आए। नहीं कर रहे आप बता रहे मोहम्मद सलीम ने ट्वीट कर दिया, खड़गे जी ने ट्वीट कर दिया, इससे दिस दैट, सबके ऊपर आप मिट्टी उछाल रहे हो। आपके पास पुलिस है, गिरफ्तारी करिए। बुद्ध पुराने लोगों को याद होगा,
बुद्धदेव बाबू ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक बार एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल के 7 जिले ऐसे हैं जिनमें शासन करना बहुत मुश्किल है, कोई व्यवस्था बनाना। वो छप गया, बवाल हो गया उस पर। पोलित ब्यूरो ने कहा कि इसका खंडन करो, ये क्या कर दिया तुमने, खंडन कर दिया उन्होंने। लेकिन ममता बनर्जी ने उस मसले को खूब उठाया, मुझे याद है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जब कह रहा कि 7 जिलों में हमारी हुकूमत नहीं चलती तो ये क्या शासन है। आज आप मालदा और क्या क्या गिना रहे हैं, मुर्शिदाबाद। क्या बुद्धदेव वाली बात हम सच माने कि बंगाल में कई हिस्से ऐसे हैं जहां आपका शासन नहीं चलता, व्यवस्था नहीं चलती, कानून का राज नहीं चलता। और लाख टके का सवाल ये, सबसे बड़ा प्रश्न मेरे जहन में ये कि जब 25 करोड़ की आबादी वाला सूबा पंचायत का चुनाव करा सकता है, निकाय का चुनाव करा सकता है, छोड़िए विधानसभा लोकसभा, उनकी परिदृश्य दूसरा होता है, तब वो 10 करोड़ वाला सूबा क्यों नहीं करा सकता। एक दौर था, पांडे जी को याद होगा, मुंगेर से हथियार का रूट था बंगाल का। अब बंगाल में बमबाजी हो रही है, बिहार में शांतिपूर्ण निर्वाचन हो रहा है। ये शर्म की बात नहीं बंगाल के लिए। हमको याद है नदी के रूट से हथियार का मामला था नहीं, मुंगेर से बंगाल का। बिहार ने अपना स्तर सुधार लिया, उत्तर प्रदेश ने अपने को राजनीतिक हिंसा से मुक्त कर लिया। भाषण में लड़ाई हो रही है, धरना प्रदर्शन मोर्चा हो रहा है, ट्वीट हो रहा है, लेकिन यह नहीं हो रहा कि किसी घर पे बम फेंक दें और मार डालें उसको। आपकी सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है, लेकिन क्या ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं कि केवल हम ही निर्वाचन करें। और इसी चीज के लिए तो ममता जी लड़ती थी। वो कहती थी कि वहां कोई पर्चा नहीं फाइल कर सकता। ज्योति बाबू की सरकार में जो पर्चा फाइल करे उसको मार डालते हैं लेफ्ट के गुंडे, यही कहती थी ममता जी। आज यही आरोप उनकी पार्टी पर लग रहा है कि पर्चा नहीं फाइल करने देते किसी को टीएमसी। मैं फिर कहता हूं, व्यक्तिगत राग द्वेष छोड़िए। देश के किसी भी हिस्से में अगर इस ढंग की राजनीतिक हिंसा होगी तो वो लोकतंत्र को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। तीखे से तीखे शब्द वहां चलाइए, लेकिन चुनाव में राजनीतिक हिंसा नहीं होनी चाहिए। कोई किसी के खिलाफ पर्चा भरना चाहे तो उसको जान का संकट नहीं हो देश के किसी भी भूभाग पर। अगर ऐसा होगा कि पर्चा भरने का मतलब मारे जाओगे, वोट डालने का मतलब मारे जाओगे, तो ये घड़ी की सुई को पीछे लौटाना होगा। बंगाल भी देश का हिस्सा है, ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी में साहस होना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि हम में नैतिकता है। स्वीकार करिए कि आपकी अक्षमता थी, आपकी सरकार की अक्षमता थी, जिसके कारण ये परिस्थिति निर्मित हुई, 37 लोग मारे गए। और मैं केंद्र सरकार से भी कहूंगा, केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। स्थायी तौर पर इस बीमारी का इलाज होना चाहिए। ये पॉलिटिकल मर्डर का जो वायरस है, ये बंगाल में आज से नहीं 40-50 साल से है पांडे जी। इसकी दवा खोजनी चाहिए, इसका वैक्सीन बनना चाहिए और वो इंजेक्शन लगना चाहिए। आज इनकी सरकार है, कल किसी और की होगी, लेकिन पर्चा तो सब भर पाए, चुनाव तो लड़ पाए, वोट तो हो पाए। वोट पर पहरा लोकतंत्र पर पहरा होता है, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।